अहमद शाह अब्दाली अपनी कैवलरी को हुक्म देते हैं कि पूरे इलाके में फैल जाएं और तमाम भागते हुए मरहटों को या गिरफ्तार कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा मरहटा, उनकी तमाम एलीट कोर, उनके तमाम कमांडर्स और उनकी तमाम प्राइड यानी उनकी फ्रेंच डिजाइन आर्टिलरी गन्स मुसलमानों के हाथ लग जाते हैं। इस कदर माल गनीमत मुसलमानों को मिलता है कि इससे अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 50,000 घोड़े होते हैं, 500 हाथी और 1500 ऊंट और 22,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान गिरफ्तार करते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही के बाद मरहटों के वो तमाम ख्वाब कि जो वो काबुल और कंधार तक अपनी हुकूमत को फैलाना चाहते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। वक्ती तौर पर मुसलमानों को मरहटों के फितने और फसाद से निजात मिल जाती है। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़कर दिल्ली में दाखिल होते हैं और दोबारा एक मुगल बादशाह शाह आलम को तख्त पर बिठाते हैं। साथ ही शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिरी देकर अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, जिसको जॉब वेल डन कहा जाता है। दिल्ली पर शाह आलम को बिठाने के बाद अहमद शाह अब्दाली शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। शाह वलीउल्लाह इसके बाद सिर्फ 1 साल और जिंदा रहते हैं और 1762 में आपका इंतकाल हो जाता है। जो मिशन और जो ड्यूटी शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को दी थी, वो उस मुजाहिद ने, इस गाजी ने बहुत मोहब्बत, प्यार और एफिशिएंसी से अंजाम दी। दिल्ली पर मुगल बादशाह को बिठाने के बाद जब इंतजामी उमूर से अब्दाली फारिग होते हैं तो उस कासिद को तलब करते हैं जो शाह वलीउल्लाह का खत लेकर इनके पास कल्लात पहुंचा था। मालूम यह होता है कि मरहटों ने उस कासिद को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया होता है। अब्दाली को बहुत दुख होता है, उसके बीवी और बच्चों को बुलाते हैं, उन पर शफकत का हाथ रखते हैं और उनकी किफालत का इंतजाम किया जाता है। तमाम मुसलमान उलमा उस वक्त दरखास्त करते हैं अब्दाली से कि आप खुद दिल्ली को अपनी सल्तनत में शामिल कर लीजिए, क्योंकि यह अंदेशा अपनी जगह कायम होता है कि मुगल हुकूमत आइंदा आने वाले खतरात का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मगर अहमद शाह अब्दाली सिर्फ एक ड्यूटी को पूरा करने के लिए और मुसलमानों को मरहटों के शर से बचाने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता कि हिंदुस्तान की रियासत पर मुगलों को माजूल करके कब्जा कर लिया जाए। आप अपने कैदियों और अल्लाह की तरफ से दी हुई गनीमत को लेकर दोबारा अफगानिस्तान लौट जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली तारीखी तौर पर इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वो आखिरी अफगान हुक्मरान होते हैं जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। पिछले 1000 साल से जो मुसलमान महमूद गजनवी के दौर से अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होते रहे थे, अहमद शाह अब्दाली आखिरी हुक्मरान थे कि जब लौट के गए तो उसके बाद अफगानिस्तान से कोई मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान की मदद के लिए दोबारा नहीं आया। जैसे कि खतरा था, मुगल हुक्मरान इस काबिल नहीं रह गए थे कि आने वाले खतरात का मुकाबला कर सकते। मराठों ने एक दफा फिर कुछ अरसे के बाद सर उठाना शुरू किया, लेकिन वाज़े तौर पर और मुकम्मल हतमी शिकस्त मराठों को तकरीबन 50 साल के बाद अंग्रेजों के हाथ उठानी पड़ी। दूसरी तरफ मुगल हुकूमत का जवाल जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता 1857 में बहादुर शाह जफर की आखिरी हुकूमत के खात्मे के बाद मुगल सल्तनत का चिराग मुकम्मल तौर पर गुल कर दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली के लौट जाने, मराठों की ताकत के टूट जाने और मुगल हुकूमत के कमजोर होने की वजह से सिखों को मौका मिलता है कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और पंजाब के बहुत बड़े इलाके पर वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं, हत्ता कि फैलते फैलते पेशावर तक जा पहुंचते हैं। 1849 में बिल आखिर सिखों को अंग्रेजों से शिकस्त होती है और इस पूरे इलाके पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो जाता है। पानीपत की लड़ाई के बाद कोई ऐसी ताकत हिंदुस्तान में मौजूद नहीं रहती जो अंग्रेजों की राह में रुकावट बन सके। अंग्रेज बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं उस तमाम कमजोरी का कि जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजे, महाराजे और कुव्वतें आपस में टकराने की वजह से अंग्रेजों को रास्ता दे रही होती हैं। बंगाल वो पहले ही ले चुके होते हैं और अब साजिश और गद्दारी का रुख दूसरे इलाकों की तरफ फेर दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट अहमद शाह अब्दाली की पानीपत की तीसरी लड़ाई इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है कि मुसलमान तहजीब और तमद्दुन में ये वो आखिरी कैंपेन होती है जिसमें मुसलमान अपनी सरहदों से बाहर निकलकर एक एग्रेसिव कैंपेन करते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली तमाम जंगें मुसलमानों की तरफ से डिफेंसिव वॉर्स होती हैं या वॉर्स ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं। अंग्रेजों के फैलने की वजह से, मुगलों के जवाल की वजह से
اور تمام مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں جیسے حیدرآباد سے انگریزوں کو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے لگے. سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کی تحریک کچھ عرصے بعد پیدا ہوتی ہے اور 1831 میں بالا کوٹ کی لڑائی میں اس تحریک کو بھی کچل دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو جس شیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو حتمی طور پر ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقاصد کے سامنے، وہ شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ٹیپو سلطان کی ہیروئک تاریخ پر بات کریں گے.